चैनल योर गाइड पुष्पा में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों के समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। चूँकि हम लोग प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रधान शिक्षक की तैयारी करने में आपको डीएलएड से 75 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। तो उसी के क्रम में हम लोग डीएलएड की पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि आपको सीटेट, बीटेट या यूपीटेट जो भी शिक्षा भर्ती परीक्षा निकल रही है उन सबों में ये आपको प्रश्न काफ़ी मददगार रहेगा। और चूँकि जानते हैं कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता के लिए आपको मेहनत करना होगा। यदि आप ये सोचते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ करके केवल कर ले, तो वो शायद बहुत मुश्किल है आपका निकालना। इसके लिए आपको थ्रूली सिलेबस को कवर अप करना ही होगा। इसलिए हम कोशिश इस प्रयास में मेरा प्रयास यही रहेगा कि हम आपको एक एक चैप्टर वाइज करके पूरा सिलेबस को कवर अप कराएं, ताकि थोड़ा समय ज़रूर लगे लेकिन सही जगह पर अपने लक्ष्य पर आप पहुंच पाए। अदरवाइज़ शॉर्टकट करने के लिए तो रास्ता बहुत सारा है, आप जानते ही हैं। तो चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग अपना कोर्स शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ में, चूँकि उसमें है बच्चों के समाजीकरण में जेंडर और समुदाय की भूमिका क्या है, जेंडर एंड कम्युनिटी इन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महिला और पुरुष या कहें लड़का और लड़की में प्राचीन काल से पहले तो स्वस्थ अवधारणा था लोगों में, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जैसे ही मुगल काल वगैरह है या फिर उसके बाद का जो भी समय आया, परवर्ती अंग्रेज़ों का कार्यकाल आया, तो लोगों की अवधारणाएँ और अधिक जटिल और दूषित हो गई। और लोग जो है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को हीन समझा जाने लगा, उनके अधिकारों में कमी आने लगी। लेकिन अभी वर्तमान समय में शिक्षा की जागरूकता को लेकर के लैंगिक दृष्टिकोण में लोगों में काफ़ी बदलाव आया है। लेकिन फिर भी समाजीकरण में लिंग भेद का क्या प्रभाव होता है, इफेक्ट ऑफ जेंडर बायस इन सोशलाइजेशन, आज हम लोग इसी टॉपिक पे देखना है। तो पहले में लड़कियों में समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो लड़कों की अपेक्षा तेज़ होती है। लड़कियों में समाजीकरण क्या होता है, बहुत तेज़ी से होता है, जबकि लड़कों में समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी गति होती है ना। महिलाएं जो होती हैं या लड़कियां जो होती हैं वो अधिक सभ्य होती हैं, संस्कारी होती हैं और सामाजिक मूल्य को महत्व देती है, जबकि और बिना किसी तर्क के महिलाएं आसानी से अपना लेती हैं, लड़कियां आसानी से अपना लेती हैं, जबकि लड़कों में यह अपेक्षाकृत बहुत धीमी होती है। लड़के सभ्य होते हैं, असभ्य नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है, समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। और कहीं ना कहीं लड़कों का ये विश्वास होता है कि वो सामाजिक मूल्यों को ज़्यादातर तोड़ने में अधिक विश्वास रखते हैं। देखने में आता है कि बेटों की अपेक्षाकृत बेटियां माता पिता व रिश्तेदारों को अधिक सम्मान देती हैं। लड़के जिन मूल्यों को दबाव में अपनाते हैं, है ना, लड़के जो भी हमारा सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, उसको दबाव में अपनाते हैं, वहीं लड़कियां उन्हीं सामाजिक मूल्यों को प्रेम सहित अपनाती हैं। इसी के कारण से लड़कों का समाजीकरण लड़कियों की अपेक्षा धीमा होता है। अब हम लोग अगला देखते हैं कि ठीक है, वो तो है कि बॉयज़ और गर्ल्स में क्या डिफरेंसेस है, लेकिन बच्चों के समाजीकरण में समुदाय की क्या भूमिका होती है, रोल ऑफ कम्युनिटी इन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। अब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक या अनेक समूह या संस्थाओं का सदस्य होता है, और एक औपचारिक ढंग से वो निर्मित भी होता है या पूर्ण रूप से अनौपचारिक होता है। तो संस्कृति में समाजीकरण का भाग बन जाता है। अभिभावक बालक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अभिवृत्तियाँ विकसित होती हैं, तथापि अनेक विशिष्ट अभिवृत्तियाँ विभिन्न समूहों की ओर तुलनात्मक वफादारी के आधार पर ग्रहण करती हैं, है ना। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समुदाय है क्या, तो इसके लिए देखिए अंडरलाइन करते जा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा ईजी पड़े। देखिए, मैकाइवर एवं पेज महोदय के अनुसार से समुदाय क्या है, छोटा या बड़ा समूह हो सकता है जिसमें सभी सदस्य किसी क्षेत्र सीमा में इस प्रकार समग्र जीवन बिताते हैं जिसे विशेष हित की पूर्ति मात्र ही नहीं बल्कि सामान्य जीवन की सभी बुनियादी शर्तों का पूर्ति में पारस्परिक सहयोग करते हैं, है ना। समुदाय है क्या, वो समुदाय छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन एक सभी सदस्य जिसके किसी विशेष हित की पूर्ति हेतु, समाज के या फिर परिवार के किसी विशेष हित की पूर्ति हेतु बुनियादी शर्तों की पारस्परिक सहयोग करते हैं, है ना। और स्कूल या समाज का, या हम कह सकते हैं कि स्कूल को समाज का लघु रूप का संज्ञा भी दिया जा सकता है।
क्योंकि एक समुदाय में वातावरण रहते हुए बालक अपनी प्रवृत्ति, विचारधारा एवं आदतों का निर्माण होता है एवं उसकी संस्कृति, रहन सहन तथा भाषा पर अमिट छाप दिखाई देती है किसी भी व्यक्ति का समुदाय से। तो बालक के शारीरिक विकास, मानसिक, सांस्कृतिक विकास, शारीरिक तथा नैतिक विकास एवं व्यावसायिक विकास पर समुदाय का बहुत प्रभाव पड़ता है। पूछा जाता है कि किसी जेंडर का उसके किस प्रकार से उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, अब आप देखते हैं चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, उनके शारीरिक विकास पर, मानसिक विकास पर, सांस्कृतिक विकास पर, चारित्रिक विकास पर और नैतिक विकास पर, यहाँ तक कि व्यावसायिक विकास पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर पुरुष जो होते हैं वो किसी भी कार्य को बहुत जोश के साथ शुरू करते हैं, जबकि महिलाएं थोड़ा लज्जालू स्वभाव की होती हैं। तो समुदाय को भी दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। एक होता है ग्रामीण समुदाय, तो वहाँ पर एक अलग परिवेश हो जाता है, वहाँ का सामाजिकरण थोड़ा डिफरेंट होता है। वहीं नगरीय समुदाय जो होता है वो भी एक अलग प्रकार से अपना जीवन शैली को अपनाता है। अगला हम लोग देखते हैं बाल अधिकारों। चूँकि ये हम लोग का शिक्षा बच्चों से संबंधित है, तो बाल अधिकार को जानना भी बहुत आवश्यक है और ये इससे संबंधित प्रश्न निश्चित है कि एग्जाम में रहते हैं, सीटेट का एग्जाम हो या अभी प्रधान शिक्षक की बहाली हो या जो भी अदर एग्जाम्स हो, तो उसको हम लोग एक बार अच्छे से देख लेते हैं। बाल अधिकार पर पूरा फोकस किया जाएगा। बाल अधिकार क्या है? नाबालिगों की देखभाल और विशिष्ट सुरक्षा के रूप में बच्चों को मिलने वाले व्यक्तिगत मानव अधिकारों को कहा जाता है। बाल अधिकार 1918 की परिभाषा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, जब तक के नियम में परिभाषित वयस्कता को पहले प्राप्त नहीं किया हो, बच्चा कहलाता है। यानी कह सकते हैं 18 साल के नीचे का जो भी वो क्या होगा, वो बच्चा होगा। किस परिभाषा के अनुसार से? बाल अधिकार 1989 के अनुसार से, नियम के अनुसार से। देश में निर्मित तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने जिन कानूनों को भारत में स्वीकार किया गया है, उसके अंतर्गत निर्धारित मानक और अधिकारों को पाने का अधिकार उन सभी व्यक्तियों को है जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नियम कानून बना हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर कानून बना हो, वो 18 वर्ष, बाल अधिकार में 18 वर्ष से कम सभी बच्चे उसके अंतर्गत आते हैं। अब हमारा भारतीय संविधान बच्चों को क्या क्या अधिकार दिए हुए हैं, चाइल्ड राइट्स क्या क्या है, चिल्ड्रन राइट्स, उसको देखते हैं। तो हमारे अधिकार में सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट वाइज देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आता है, हर बार आता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से फोकस करें। 6 से 14 वर्ष की आयु समूह वाले सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है ना। ये किस अनुच्छेद से आता है? तो अनुच्छेद 21A या 21 क कह सकते हैं उसको। अनुच्छेद 21A से क्या हमारा देता है बाल अधिकार? तो 6 से 14 वर्ष के, है ना, क्लास 1 से क्लास 8 तक, जनरली ये कहा जाता है क्लास 1 से क्लास 8 या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, आयु समूह वाले बच्चों को, सभी बच्चों को, चाहे वो किसी धर्म, जाति, लिंग के हो, सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रदान करने का है अधिकार अनुच्छेद 21A से। दूसरा पॉइंट बाल अधिकार में आता है 14 वर्ष तक की उम्र तक के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले कार्य की सुरक्षा का अधिकार। यानी कि जैसे बच्चे को कल कारखाने में नहीं लगाना है, बच्चे को कहीं किसी नुकसानदायक जगह में उनको कार्य करने से रोकना है, या 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी तरह से जोखिम वाले कार्य से बचाया जाए, ये अनुच्छेद 24 कहता है। तो प्रश्न कैसे पूछता है इसको देख ले, किस अनुच्छेद से हमारा आता है? तो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को जोखिम वाले कार्य में नहीं लगाना, ये अनुच्छेद हमारा कौन सा कहता है? अनुच्छेद 24, है ना। अनुच्छेद 21A क्या कहता है? तो अनुच्छेद 21A कहता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया, अनुच्छेद 21। तो यही प्रश्न ऐसे रहेगा कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है ना। तो यहाँ देखिए अनुच्छेद 21A क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा। और अनुच्छेद 24 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष के बच्चों को जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाना है ना। तो अभी हम लोग अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 14 का बात की, जो बाल अधिकार में हमारा संविधान दिए हुए। अगला आता है आर्थिक जरूरतों के कारण जबरन ऐसे कामों में भेजना जो उनकी आयु या क्षमता के उपयुक्त नहीं है, उससे सुरक्षा का अधिकार। जैसे बच्चों को कल कारखानों में लगा दिया जाता है, लोहे के कारखानों में, सीमेंट के कारखानों में, जो कि उसकी उम्र के अनुसार से उचित नहीं है या उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, तो ये हमारा अनुच्छेद 39 देता है ना। 12 से 36 हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन उसमें 39 मौलिक कर्तव्य में भी आता है। तो इन सारी चीज़ों को नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा कहा गया है कि आर्थिक जरूरत के कारण जो जबरन ऐसे बच्चों को कार्यों में नहीं लगाना है जो उनकी सुरक्षा के लिए सही नहीं होता, अनुच्छेद 39। तो ये अनुच्छेद से आपको प्रश्न पूछा है कि ये बात किस अनुच्छेद से कहा गया है, प्रश्न ऐसे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, 4th नंबर,
समान अवसर व सुविधा का अधिकार जो उन्हें स्वतंत्र एवं प्रतिष्ठापूर्ण माहौल प्रदान करे और उनका स्वस्थ रूप से विकास हो सके, एवं साथ ही नैतिक एवं भौतिक कारणों से होने वाले शोषण से सुरक्षा का अधिकार। बच्चा का देखिए, वो कार्य भी कर रहा है, उसका मान लो कि वो कार्य कर रहा है, कोई ऐसा कार्य कर रहा है, घरेलू कार्य कर रहा है, तो घरेलू कार्य में उसका नैतिक शोषण ना हो, उसके कार्य कर रहा है उसके बदले में उसको उपयुक्त पैसे भी मिले। तो इन से चीज़ों का भी ध्यान रखना है। उसका किसी भी तरह से या तो भौतिक शोषण ना किया जाए और न ही उसको नैतिक यानी डांट डपट, उसके साथ बेइज्जती का भाव, ऐसा ना हो। ये अनुच्छेद 39F कहता है ना। तो अनुच्छेद 39E कह रहा था क्या कि जबरन ऐसे काम में, आर्थिक जरूरत के कारण जबरन ऐसे काम में उसको नहीं भेजना है जिसमें आयु क्षमता के अनुसार से उपयुक्त नहीं हो। अनुच्छेद 39E। अनुच्छेद 39F कहता है कि समान अवसर और यानी कि स्वतंत्र और प्रतिष्ठापूर्ण माहौल में काम करे बच्चा। यदि बच्चे को ऐसी आवश्यकता है, अनाथ है, लेकिन फिर भी वो कार्य करके पल बढ़ रहा है, तो अनुच्छेद 39F कहता है कि उसका माहौल जो हो यानी नैतिक और भौतिक कारणों से उसको शोषण न हो और स्वतंत्र एवं प्रतिष्ठापूर्ण माहौल में वो अपना वृद्धि कर सके। अब जैसे देखते हैं, भारत के वयस्क महिलाएं पुरुष एवं महिला के बराबर समान अधिकार भी प्राप्त है। अब क्या क्या अधिकार है सो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारा आता है अनुच्छेद 14 से, जो कि महिला और पुरुष दोनों को बराबर रूप में दिया गया है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 15 आता है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून की सम्यक प्रक्रिया का अधिकार, यानी कानून के नज़र में सब बराबर हैं, तो किस किस क्रम में यदि किसी की गिरफ्तारी होती है या किसी को जेल जाना है या जो भी, तो इन सारे कानूनी प्रक्रिया भी, चाहे वो कितना भी वरिष्ठ आदमी हो, कितना भी न्यून आदमी हो, वो सभी के लिए अनुच्छेद 21 जो है वो व्यक्तिगत और स्वतंत्रता और कानून की नज़र में सभी बराबर है का मान देता है। अनुच्छेद 21A कहता था 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा, लेकिन अनुच्छेद केवल 21 का बात किया जा रहा है। जबरन बधुआ मजदूरी रखने के विरुद्ध सुरक्षा अधिकार, यानी कि पहले जबरन बधुआ मजदूरी होता था। यदि एक पीढ़ी खट रहा है, बधुआ मजदूरी क्या होता था, यदि कोई एक पीढ़ी खट रहा है तो उसका बच्चा भी उसके यहाँ खटेगा, उसका बच्चा भी उसके, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी यदि काम करता जाए तो बधुआ मजदूरी कहलाता। तो उसके विरुद्ध हमारा कानून जो है सुरक्षा का अधिकार देता है, जो अनुच्छेद 23 से है। तो यानी कि महिला और पुरुष को किस किस यदि बोल सकते हैं कि बराबरी का अधिकार दिया गया, तो किस किस अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद 14 देता है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 देता है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 21 देता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून की सम्यक प्रक्रिया का अधिकार, और अनुच्छेद 23 देता है जबरन बधुआ मजदूरी के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से समाज के कमजोर तबकों से सुरक्षा का अधिकार भी हमारा भारतीय संविधान हमें उपलब्ध कराता है। भारत में सभी बच्चों के लिए वास्तविक मानव अधिकार के पुनर्विचार के लिए 20 नवंबर को हर वर्ष बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। चिल्ड्रन राइट्स डे 20 नवंबर। क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है 20 नवंबर चिल्ड्रंस राइट्स डे, बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या होता है, चिल्ड्रन डे मनाते हैं ना, चिल्ड्रन डे। तो याद रखेंगे उसके 6 दिन बाद 20 नवंबर को क्या मनाया जाता है, बाल अधिकार दिवस। तो इसके बाल अधिकार देने का मेन मकसद क्या है कि वैसे बच्चे जो शारीरिक और मानसिक रूप से अभी अपरिपक्व है, 18 साल से सभी कम बच्चों को अपरिपक्व माना जाता है शारीरिक और मानसिक रूप से, तो उनको बाल अधिकार के द्वारा और बच्चों को कानूनी सुरक्षा दिया जाता है, उनका देखभाल किया जाता है और उनका संरक्षण किया जाता है, और यह एक बहुत आवश्यक चीज़ भी है। अब बाल अधिकार जो है उसका डेफिनेशन 1989 के द्वारा दिया है कि 18 साल से जो भी कम उम्र के बच्चे हैं, कम उम्र के हैं, वो क्या कहलाएगा, बच्चा कहलाएगा, है ना। तो ये हमारा टॉपिक हुआ। अब अगला है शिक्षा एक मौलिक अधिकार और मानवाधिकार। तो शिक्षा एक मौलिक अधिकार, एजुकेशन ए फंडामेंटल एंड ह्यूमन राइट्स। क्योंकि हम लोग चूँकि डीएलएड से संबंधित प्रश्न पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर निश्चित है एजुकेशन बात तो आना तय है। तो इसमें देखते हैं क्या है। शिक्षा सभी का मौलिक और मानव अधिकार है। मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा क्या है, एज ए फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इस संबंध में प्रत्येक नागरिक को प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार 1 to 8 तक का शिक्षा जो अनिवार्य है, और तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा भी सभी जगह भारत सरकार उपलब्ध करा रही है, ताकि सभी नागरिकों तक, सभी बच्चों तक तकनीकी, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा उपलब्ध हो सके, ताकि एक संपूर्ण मानव का निर्माण हो। सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल। शिक्षा के महत्व पर ग्रामीण लोगों को प्रेरित किए जाने की आवश्यकता है। जैसे बालिकाओं को शिक्षा नहीं देना, या फिर अधिक पढ़कर क्या करेगी, उच्च शिक्षा की क्या जरूरत है, ऐसे सब प्रश्न आते हैं। लेकिन शिक्षा सबके लिए शिक्षा, ये बात हमारा संविधान भी कहता है। बाल मजदूरों के लिए शिक्षा एवं संयोजक पाठ्यक्रम, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा।
ठीक है, जो हमेशा से श्रेष्ठ रहे हैं तो उनको तो मौका मिला ही। अब जो पिछड़ी जातियां हैं, जो अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, जो काफ़ी पिछड़े तबके से माने जाते हैं, उनको भी अब शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। सभी को बराबर अधिकार है, और विशेषकर महिलाओं को, इससे अब लड़कियों को जो कि काफ़ी पीछे रह गई थी, तो उनको अब आगे आने का मौका मिल रहा है और वो आगे बढ़ चढ़ कर भाग भी ले रही हैं। बाल अधिकार सम्मेलन चिल्ड्रन राइट कॉन्फ्रेंस क्या क्या है? तो चिल्ड्रन राइट कॉन्फ्रेंस में अच्छे स्वास्थ्य और अपनी जीवन शैली को अपनाने का प्रक्रिया बताया गया है। तो बच्चों के अधिकार से संबंधित बातें अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 12 तक दिया गया है। जीने और विकास करने का अधिकार अनुच्छेद 7 से 9, अनुच्छेद 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 42 देता है। सहभागिता का अधिकार भी देता है। अब देखते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल चिल्ड्रन राइट प्रोटेक्ट कमीशन। ये जो कमीशन है ये क्या करता है? बाल अधिकारों के संरक्षण और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करता है। नेशनल चिल्ड्रन राइट प्रोटेक्शन जो है और अधिक कानून को कैसे जटिल बनाया जाए, जैसे कैसे सख्त बनाया जाए ताकि बाल अधिकारों का संरक्षण हो और सही रूप से क्रियान्वित हो सके। 4th पॉइंट आता है बाल अधिकार और चिल्ड्रन राइट्स एंड प्रोटेक्शन। इसमें आता है कि बाल अधिकारों के संरक्षण और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश किया जाता है, जैसे शिक्षक जो है, खेत मजदूर और उन लोग के लिए जो बाल अधिकार और बाल संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय है ना। अगला आता है चाइल्ड लेबर, लेकिन वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल योर गाइड पुष्पा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ, और इससे मैं भी मोटिवेट होती हूँ। तब तक के लिए निश्चित है, जीतना है, तय है। चलिए ठीक है, बाय।